नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। प्राचीन भारत श्रृंखला का ये 19वां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। इसके अलावा एक और अन्य शासक हैं स्कंदगुप्त, उसकी भी चर्चा आज के इस वीडियो में की जाएगी। इसके पहले की वीडियो हमने बात की थी, जो हमारा 18वां पार्ट था, उसमें हमने समुद्रगुप्त की बात की थी। जो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ वो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। तो आज हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त की। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे इसके जो भी अपडेटेड वीडियो हैं, जिस सीरीज़ के आगे आने वाली वीडियो हैं, उसकी जानकारी आपको पहले से मिल जाएगी। और अगर आप हमारे सभी वीडियो एक साथ पाना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर हमारे लर्न ईजी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। और इस जो हमारी सीरीज़ है प्राचीन भारत, इस सीरीज़ के जो भी पीछे के वीडियो हैं, जो इसके 18 पार्ट हैं, वो भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हुए हैं। वहाँ से इस सीरीज़ के सभी वीडियो आपको आसानी से प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आइए बात करते हैं आज के अपने टॉपिक की, जो हम आज समुद्रगुप्त के बाद से चर्चा करेंगे कि उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ। तो जो समुद्रगुप्त था उसका उत्तराधिकारी रामगुप्त था। हालांकि जो इतिहासकार हैं वो रामगुप्त को उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं, और वो चंद्रगुप्त द्वितीय को समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी मानते हैं। लेकिन जो वास्तविकता है वो यह है कि जो समुद्रगुप्त था उसका उत्तराधिकारी रामगुप्त था। हालांकि ये एक बहुत ही दुर्बल शासक था और ये एक निष्प्रभावी शासक था। इस वजह से ये उतना हाईलाइटेड नहीं है जितना कि इसके आगे आने वाले शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे। तो इस वजह से जो समुद्रगुप्त था उसका जो उत्तराधिकारी था वो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही कहा जाता है, क्योंकि जो रामगुप्त था इनका कोई शासनकाल भी नहीं था, और इनकी हत्या करके, रामगुप्त की हत्या करके ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंहासन प्राप्त किया था। क्यों? क्योंकि यह एक अयोग्य शासक था और ये राज्य के लिए हानिकारक था। इस वजह से रामगुप्त की हत्या करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंहासन हासिल किया। तो अगर बात करें उत्तराधिकारी की, तो समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो रामगुप्त ही था। हालांकि इतिहासकार जो है इसमें मतभेद रखते हैं, वो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही उसका उत्तराधिकारी मानते हैं, लेकिन जो समुद्रगुप्त का वास्तविक उत्तराधिकारी था वो रामगुप्त ही था। तो रामगुप्त की हत्या करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंहासन प्राप्त किया, और जो इनका शासनकाल था वो 375 से 414 ईस्वी था। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे इनका जो शासनकाल था वो 375 से 414 ईस्वी तक था। समस्त गुप्त राजा, जो भी इसके पहले के गुप्त राजा थे, उनमें से जो चंद्रगुप्त द्वितीय था वो सबसे प्रतापी शासक था। जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्रतापी और शौर्यवीर शासक था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। ये जो है गुप्त राजाओं में सबसे प्रतापी शासक था। इसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो महत्वपूर्ण उपाधियां थी वो थी देवगुप्त, देवराज और विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय था इसने देवगुप्त, देवराज और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये इसकी उपाधियां थी और ये इंपॉर्टेंट भी हैं। हालांकि इसमें जो विक्रमादित्य की उपाधि है ये इंपॉर्टेंट है, और ये पूछ देते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, देवराज और देवगुप्त आदि उपाधियां धारण की थी। इसको एक अन्य नाम शकारी के नाम से भी जाना जाता था। शकारी जिसका अर्थ होता है शकों का नाश करने वाला। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का विनाश किया। जो शक थे, जो शक राजा थे इसके साम्राज्य के आसपास, तो उनका इन्होंने नाश किया। तो इस वजह से इनको शकारी भी कहा जाता है। तो अगर इसको इस वजह में पूछते हैं कि शकारी किस गुप्त शासक को कहा जाता है, तो शकारी चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। इनको शकों का नाश करने वाले का भी उपाधि दी गई है। आगे बात करेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती, जो चंद्रगुप्त था उसका जो पुत्री थी उसका नाम था प्रभावती। तो इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश, जो वाकाटक वंश के राजा थे, रुद्रसेन, उनसे किया। तो प्रभावती का विवाह इन्होंने रुद्रसेन से किया। और रुद्रसेन की मृत्यु के बाद इन्होंने उज्जैन, जो कि
वाकाटक नरेश रुद्रसेन का साम्राज्य था उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया और वहाँ पर उसने अपनी राजधानी बनाया। हालांकि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसकी जो मुख्य राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, लेकिन वाकाटक नरेश रुद्रसेन की मृत्यु के बाद उसने उज्जैन को भी अपने शासन में मिला लिया और अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन में स्थापित की। तो यहाँ से जो है इनकी राजधानी क्या थी, जो चंद्रगुप्त द्वितीय था इनकी राजधानी जो मुख्य राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी और उज्जैन इसकी दूसरी राजधानी थी। और इसका कारण ये है कि जो प्रभावती थी उनकी विवाह रुद्रसेन से हुआ और रुद्रसेन की मृत्यु के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने उनका साम्राज्य अपने साम्राज्य में मिला लिया और उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। चीनी यात्री फायान, जो फायान था वो इन्हीं के शासनकाल में आया था, भारत आया था। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि जो चीनी यात्री फायान था वो किसके शासनकाल में भारत आया। तो जो चीनी यात्री फायान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया और जो इसका आगमन काल था वो 399 ईस्वी था। 399 ईस्वी में फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। तो जो फायान आया था तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। फायान का जो मुख्य उद्देश्य भारत आने का ये था कि वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने, बौद्ध धर्म के प्रमाणिक ग्रंथ की खोज करने और बौद्ध धर्म के जो तीर्थ स्थल थे उनको देखने के लिए आया था। तो उसका जो मेन उद्देश्य था वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड था, क्योंकि बौद्ध धर्म की जो नींव थी वो भारत में ही थी, जो इसकी स्थापना हुई वो भारत में हुई। तो इस वजह से जो उसके वास्तविक चीज़ें थी उसको देखने के उद्देश्य से फायान भारत आया था। इसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने, प्रमाणिक ग्रंथों खोज करने और तीर्थ स्थलों को देखने के लिए ये यहाँ पर आया था। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में वह लुम्बिनी तथा वैशाली गया था। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में वह लुम्बिनी तथा वैशाली गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के जैसे ही चांदी के सिक्के चलवाए। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था इसने शक मुद्राएं, जो शक लोग चलाते थे मुद्राएं, जो शक शासक थे वो अपनी मुद्रा चलाते थे, तो वैसी ही मुद्रा इसने चलाई और ये चांदी के सिक्के थे। तो उसने शक मुद्राओं के जैसे ही चांदी के सिक्के चलवाए। अब बात करते हैं इसके शासन की। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसका जो शासन था वो कैसा था। चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान विजेता के साथ साथ एक कुशल शासक भी था। जैसा कि हम जानते हैं कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने बहुत से राज्यों को जीत करके अपने साम्राज्य में लाया। तो ये एक महान विजेता के साथ साथ एक कुशल शासक भी था। इसका जो प्रधान सचिव था, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो प्रधान सचिव था वो वीरसेन था। जो वीरसेन था वो इसका एक प्रधान सचिव था। अब आगे बात करेंगे इसके शासन में जो महत्वपूर्ण पद थे वो कौन कौन से थे, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो उन पदों को यहाँ पर समावेशित किया गया है। तो एक पद था कुमारामात्य। जो कुमारामात्य था वो एक प्रशासनिक अधिकारी होता था। उस समय जो प्रशासनिक अधिकारी था उसको कुमारामात्य कहा जाता था। तो जो कुमारामात्य था वो एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसके अलावा एक पद था बलाधिकृत। जो बलाधिकृत था वो सेना का अधिकारी होता था। उस समय सेना का अधिकारी को बलाधिकृत कहा जाता था। नेक्स्ट है महादंड नायक। जो महादंड नायक था वो न्यायाधीश होता था। न्यायाधीश को महादंड नायक कहा जाता था। नेक्स्ट है महाप्रतिहार। जो महाप्रतिहार था ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद था और यह राजमहल का मुख्य सुरक्षा अधिकारी होता था। जो राजमहल की सुरक्षा करता था उसका मुख्य सुरक्षा अधिकारी महाप्रतिहार कहलाता था। तो ये कुछ पद हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उस समय के कुछ इम्पोर्टेंट पद थे, तो इस वजह से इनका समावेशन यहाँ पर किया गया। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसका जो प्रधान सचिव था वो वीरसेन था। आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के धर्म की। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय था वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। जो इसका धर्म था वो वैष्णव धर्म था और इसका पता ऐसा चलता है क्योंकि इसने जो परम भागवत की उपाधि धारण की थी, इसने एक अन्य उपाधि धारण की थी परम भागवत। तो जो परम भागवत की उपाधि इसने धारण की थी तो वह उपाधि वैष्णव धर्म के लोग ही धारण करते थे। तो इस वजह से ये कन्फर्म होता है कि वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय था वो किस धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट है
उसका सचिव, जैसा कि पीछे बताया, जो उसका प्रधान सचिव था वो वीरसेन था। यहाँ पर जो वीरसेन था वो शैव धर्म का अनुयायी था। इट मीन्स जो चंद्रगुप्त द्वितीय का धर्म वैष्णव धर्म था और उससे अलग जो वीरसेन था उसका धर्म शैव धर्म था। दोनों अलग अलग धर्मों का पालन करते थे। और जो उसका सेनापति था वह बौद्ध धर्म का था। तो यहाँ से एक चीज़ ये पता चलती है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने धार्मिक जो जिस धर्म का वो पालन करता था, तो उसके जो कार्य समिति थी, उसके जो लोग थे, उन पे ये बाउंडेशन नहीं थी कि वो उसी धर्म का पालन करें जिस धर्म का पालन चंद्रगुप्त द्वितीय करता है। तो वह एक धार्मिक सहिष्णु था, वो सभी धर्मों को प्रदान करने वाला था। जो सभी धर्म थे उनको संरक्षण प्रदान करने वाला था। तो इसका पता कैसे लगता है? जो इसका सचिव था वो शैव धर्म का था, मीन्स वो शिव को मानता था, और जो उसका सेनापति था वो बौद्ध धर्म को मानता था। तो सभी लोग अलग अलग धर्मों को मानते थे, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव धर्म का अनुयायी था। तो वह एक धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था, वो सभी धर्मों को संरक्षण देने वाला था। ये यहाँ पर इसकी धार्मिक प्रवृत्ति थी। इसके अलावा जो चंद्रगुप्त द्वितीय था वो स्वयं एक विद्वान था। चंद्रगुप्त द्वितीय एक विद्वान था और विद्वानों को आश्रय प्रदान करता था। जो उसका दरबार था उसमें विद्वानों को आश्रय प्रदान किया गया था। उसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसका जो दरबार था उसमें 9 विद्वानों की एक मंडली थी, और उस मंडली में कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी, वररुचि जैसे विद्वान थे, जिसे नवरत्न कहा जाता था। जो इसका दरबार था उसमें 9 विद्वान की मंडली थी, और उनमें जो प्रमुख थे वो थे कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी और वररुचि। तो इनके जैसे उसमें 9 विद्वान थे, और इन 9 विद्वानों को ही नवरत्न कहा जाता था। पाटलिपुत्र और उज्जैनी, जो कि इसकी राजधानियाँ भी थीं, ये विद्या के प्रमुख केंद्र थे। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसके समय में विद्या के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? पाटलिपुत्र और उज्जैनी। पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए। सबसे पहले चांदी के सिक्के किसने चलवाए? सबसे पहले चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चलवाए। हालांकि इसने जो अपने अधिकतर सिक्के थे वो स्वर्ण में ही चलवाए, लेकिन सबसे पहले चांदी के सिक्कों की शुरुआत चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही कराए, और जो इसने अपने अधिकतर सिक्के चलाए जो प्रचलन में थे वो सिक्के इसने स्वर्ण में ही चलाए। स्वर्ण धातु के ही सिक्के इसने चलवाए। आगे बात करते हैं कुमारगुप्त की। कुमारगुप्त का शासनकाल 415 से 454 ईस्वी। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी बना वो कुमारगुप्त हुआ। कुमारगुप्त जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गद्दी पर बैठा। अब इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की? कुमारगुप्त ने महाराजाधिराज, महेंद्रादित्य आदि की उपाधि धारण की। कुमारगुप्त की महत्वपूर्ण उपाधियां कौन कौन सी थी? महाराजाधिराज और महेंद्रादित्य। गुप्त शासकों में सबसे अधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही प्राप्त हुए हैं। जितने भी गुप्त शासक थे उनमें से सबसे अधिक अभिलेख किसके प्राप्त हुए हैं? जो सबसे अधिक प्राप्त अभिलेख हैं वो कुमारगुप्त के ही हैं, और इनके अभिलेखों की संख्या 18 है। सबसे अधिक 18 अभिलेख कुमारगुप्त के ही प्राप्त हुए हैं। हेनसांग के अनुसार कुमारगुप्त का नाम शुक्रादित्य बताया गया है। जो हेनसांग हैं चीनी यात्री, उन्होंने कुमारगुप्त का नाम शुक्रादित्य बताया है। इन्होंने कुमारगुप्त को शुक्रादित्य कहा। कुमारगुप्त को अपने शासन के अंतिम समय में पुष्यमित्र जातियों का विद्रोहों का सामना करना पड़ा। जो कुमारगुप्त थे, जो उनके शासन का अंतिम समय था, अंतिम पड़ाव था, उस समय उन्हें पुष्यमित्र जातियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। इन्होंने अपने शासन के अंतिम समय में पुष्यमित्रों का जो है विद्रोह का सामना करना पड़ा, और इन्होंने उस विद्रोह को आसानी से दबा दिया। हालांकि कुमारगुप्त ने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे। इसका भी वर्णन जो है मिलता है कि कुमारगुप्त ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। लेकिन ऐसे बहुत शासक हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाए, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि हालांकि जो इसके पहले थे, जो वैष्णव धर्म
ब्राह्मण में हमने शुरुआत की थी, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि सबसे पहले जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रसार के बाद सबसे पहले किसने कराया, तो वो इम्पोर्टेंट था, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं था, इस वजह से यहाँ पर उसको मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन नॉलेज के लिए यहाँ पर ये है कि कुमारगुप्त ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था, ऐसा संभावना व्यक्त की जाती है, क्योंकि वो उसी शासनकाल का बना हुआ है, तो इस वजह से जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका संस्थापक कुमारगुप्त को कहा जाता है। हालांकि इसमें कुछ संशय है, लेकिन जो इसका संस्थापक है वो कुमारगुप्त को ही कहा जाता है। कुमारगुप्त के बाद जो शासक आया वो स्कंदगुप्त था, जो कि कुमारगुप्त का पुत्र था। तो कुमारगुप्त का पुत्र स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठा, और जैसे ये सिंहासन पर बैठा तो इसे हुड़ों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। जो इनके जो पिताजी थे कुमारगुप्त, उनके समय में भी हुड़ों और पुष्यमित्र ने संघर्ष विद्रोह किया था, जिसको उन्होंने दबा दिया था, और यही काम स्कंदगुप्त ने भी किया। स्कंदगुप्त के समय में ही जैसे वो सिंहासन पर बैठा, हुड़ों ने आक्रमण कर दिया, और इसमें भी स्कंदगुप्त विजयी हुआ। स्कंदगुप्त ने आसानी से हुड़ों के आक्रमण का विनाश किया और अपने साम्राज्य को हुड़ों के आक्रमण से बचाया। स्कंदगुप्त का एक महत्वपूर्ण कार्य था, उसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। जो स्कंदगुप्त था उसने गिरनार पर्वत पर जो सुदर्शन झील थी उसका पुनरुद्धार कराया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया, तो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने करवाया। और ये कहाँ स्थित है, सुदर्शन झील गिरनार पर्वत पर स्थित है। तो लाइन कोई भी हो, और यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये होता है कि वहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ जो भी पढ़ें तो उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ें, जिससे कि जो भी आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं उसके पर्पज़ से यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है, ये यहाँ पर ध्यान देने की बात है। तो स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। और दूसरे वे में देखें सुदर्शन झील स्थित कहाँ पर है, तो सुदर्शन झील गिरनार पर्वत पर स्थित है। स्कंदगुप्त ने इसके पुनरुद्धार के लिए किसे नियुक्त किया था, तो सुदर्शन झील के जो पुनरुद्धार था उसका कार्य जिसका गवर्नर था पर्णदत्त, उसका पुत्र चक्रपालित। तो जो मुख्य काम था वो किसने कराया, चक्रपालित ने कराया। तो अगर बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि स्कंदगुप्त ने किसे नियुक्त किया था कि वो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराए, तो इसने चक्रपालित को नियुक्त किया था। चक्रपालित ने जो है सुदर्शन झील का पुनरुद्धार का कार्य कराया था। तो कितना भी डीप पूछेंगे तो यहाँ पर इतना पूछेंगे कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार के लिए किसे नियुक्त किया, तो इसका आंसर होगा चक्रपालित। चक्रपालित ने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण कराया। जो सुदर्शन झील थी उसके जो झील थी उसके किनारे चक्रपालित ने एक विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। तो ये स्कंदगुप्त के कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे, और आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही बताएंगे। और ज़्यादातर हमारी कोशिश ये रहती है कि हम वही चीज़ यहाँ पर बताएं जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा इसको विस्तृत करने की आवश्यकता नहीं है, जो भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है वही यहाँ पर मेंशन किया जाता है। और आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, जो गुप्त साम्राज्य था उसके शासकों की जानकारी इस वीडियो में, और इसका जो पहले पार्ट था जो इसका 18वां पार्ट था उसमें हमने दी है। और कोशिश ये की गई है कि जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे इसके आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।